बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जोंडा कैंपस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टर्स और हमारा लेक्चर है यहाँ पर 11। आइए स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। लेक्चर में देखें स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी सर्किट डायग्राम बनाई हुई है। इसके अंदर ये एम्पलीफायर सारे का सारा एम्पलीफायर है जिसको एक्टिव किया जाता है ये VCC वोल्टेज के साथ, जो कि +12 या -12 ±12 वोल्ट होती है। तो इसको हमने बतौर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यूज किया है। इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने अर्थ कर दिया और इस पर हमने ये रेजिस्टेंस R1 और ये R2 लगाई। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको वर्चुअल प्रिंसिपल लगा के तो इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट हासिल होती है ये V0 है। तो वर्चुअल प्रिंसिपल ये कहता है कि V और V नेगेटिव है, जो ये दोनों का डिफरेंस जो आता है हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास 0 के बराबर। तो ये हमारे पास वर्चुअल प्रिंसिपल की ये मैंने फॉर्म लिख दी है, ये वर्चुअल प्रिंसिपल है। अब जब इसको उधर उठा के लेकर जाएंगे तो ये V+ जो है ये V नेगेटिव के बराबर आ जाता है। और अगर V+ को हमने यहाँ पर वोल्टेज के बराबर रखा है, जो हमने यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड किया है, तो उस सिग्नल की जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है हमारे पास, आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू ली गई है ये हमारे पास V इनपुट है। तो अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास V इनपुट के बराबर होगी तो ये भी हमारे पास V इनपुट के बराबर ही होगी। और लास्ट के ऊपर हम ये ओपन लूप गेन इसका जो है वो फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स देखें जरा, सबसे पहले हम इसके वोल्टेज गेन की कैलकुलेशन करने के लिए जब यहाँ पर सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस R1 में से करंट फ्लो करती है और ये करंट होती है I1, जबकि R2 में से जो करंट फ्लो कर रही है इसको नाम दे रहे थे आप I2। अब कैसे फाइंड करनी है? ओहम्स लॉ हम प्रोवाइड करेंगे। ओहम्स लॉ की मदद से ये जो हमारे पास करंट है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे I1 की। इसके स्टूडेंट्स, इसके दोनों एंड्स पर ये जो रेजिस्टेंस है, इसके एंड पर इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसको R1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये करंट आ जाती है। ये देखें जरा, इस साइड को चूंकि हमने अर्थ किया लिहाजा इसका वोल्टेज इस साइड में 0 हो जाता है, जबकि इस साइड में इस टर्मिनल का वोल्टेज आ जाएगा V नेगेटिव, ये लिखा हुआ। अब स्टूडेंट्स एक और बात जरा देखें, जब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है -V इनपुट ओवर आ जाएगा R1। अब इसी तरह यहां पर इसके इस एंड के ऊपर जो वोल्टेज है और इसके इस एंड के ऊपर जो वोल्टेज होगी, दोनों का डिफरेंस फाइंड करके उसको R2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास I2 वैल्यू जो है वो आ जाती है। I2 वैल्यू फाइंड कर ली हमने इस तरह, ये V नेगेटिव माइनस आ जाता है V0 ओवर R2 और V नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है V इनपुट और माइनस ये आ जाएगा V0, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये करंट I2 आ जाएगी। अब हम इस पॉइंट के ऊपर, ये जो हमारे पास पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट P के ऊपर आप अप्लाई करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसको नाम दे देते हैं कोई भी पॉइंट P, इसको क्या देते हैं, यहां पर किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या होता है? इस पॉइंट की तरफ आने वाली करंट और इससे आगे जाने वाली करंट, यानी इन करंट्स का मजमूआ जो पॉइंट की तरफ आ रही है और करंट से जो इस पॉइंट से आगे करंट जा रही है, उनका मजमूआ इक्वल होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर वैल्यूज लगा दी, ये हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल ये आ गया। अब यहाँ पर I1 की वैल्यू ये लगा दी हमने, ये पीछे हमने कैलकुलेट की है, I2 की वैल्यू ये हमने लगा दी, ये दोनों वैल्यूज हमने लगा दी। अब R2 को 1 by 1 इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर डिवाइड करके अलग अलग कर देते हैं, ये हमने कर दिया इस तरह। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इसकी और इसकी जगह जो है वो आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू को उठा के तो यहाँ पर ले आएंगे तो दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाता है। ये वाले दोनों में से V नेगेटिव जो है, V इनपुट जो है वो हमने कॉमन ले लिया। इस V इनपुट को हम जब दूसरी साइड पर लाके, ये देखें इधर लाके, जब इन जो दोनों की जगह इंटरचेंज कर देंगे
तो जगह के इंटरचेंज करने से क्या हो जाता है, ये V इनपुट और ये V नॉट की जो रेशो आ जाती है, इसको नाम दे देते हैं वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ये R2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये R2 ओवर R1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आता है R2 ओवर R2 आ जाता है। ये स्टूडेंट्स आपस में कट हो जाता है, 1 के बराबर आ जाएगा, और ये वाला फैक्टर जो है वो वैसे का वैसे ही लिख दिया गया है। तो ये वाला जो है ये स्टूडेंट आ जाता है वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। अब वोल्टेज गेन एम्पलीफायर हमारा निकल गया है। वोल्टेज गेन एम्पलीफायर का जो फार्मूला है, इस फार्मूले से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हमने आउटपुट के ऊपर हमारे पास इसका जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन के फार्मूले से बात बिल्कुल ये क्लियर है कि वोल्टेज गेन R1 और R2 के ऊपर डिपेंड करता है। ये R1 ओवर R2 जो कि एक्सटर्नली हमने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट किया है, यानी गेन ऑफ द एम्पलीफायर डिपेंड करता है एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस R1 और R2 के ऊपर। गेन ऑफ द एम्पलीफायर डज नॉट डिपेंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है, इस बात से गेन को कोई तलक नहीं, उसका गेन का कोई तलक नहीं है कि अंदर क्या कुछ हो रहा है इसके। ठीक है, गेन सिर्फ R1 और R2 के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इसका जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट हमें जरूर बताता है कि ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव सिंबल नहीं है। नेगेटिव सिंबल ना होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वोल्टेज गेन है वो हमारी इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफायर इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई तो करेगा। मतलब यहां से जो हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, यहां से जो वोल्टेज देंगे ये इस फॉर्म में ये वोल्टेज है, और इसको हमें ये वाला इस शेप में दे देता है। यही शेप है इसकी, ऐसे। मतलब वोल्टेज को एम्पलीफाई तो इसने किया है, लेकिन उसका फेस जो है वो चेंज नहीं किया। और अगर फेस उसका चेंज नहीं होता तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, फेस शिफ्ट नहीं हुआ, उसका फेस चेंज नहीं हुआ, फेस शिफ्ट नहीं हुआ, और एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज कर दिया। मतलब इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई किया, उसको फेस चेंज नहीं किया, उसका फेस शिफ्ट नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।